Good morning, students. So today we are going to study our first chapter of chemistry, that is chemical reaction and its equation. So first of all, I would like to ask first question: what is a chemical reaction? So chemical reaction एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हम दो सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं, उसके बाद अपना एक थर्ड प्रोडक्ट जो नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, that is a chemical reaction. So basically chemical reaction की मैं definition लिख रहा हूँ. It is a process in which two or more substances are involved to form a new substance. मीन्स दो चीजों को हम मिला रहे हैं और लास्ट में हमें एंड प्रोडक्ट में एक नया सब्सटेंस मिल रहा है, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन. जैसे कि बेसिकली आप एग्जांपल में बताता हूं आपको, जैसे कि A plus B, we are mixing A plus B which is giving C. It can be A plus B plus C which is giving D, or it can be E also. And the third type is, suppose we are breaking A. A is a complex substance. We are breaking A which is giving B plus C. So these are the types of basic sample types of equations which are involved in a chemical reaction. और एक important चीज केमिकल रिएक्शन की ये है कि अगर एक बार हमने नया सब्सटेंस बना दिया तो उसके बाद हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते बिना कोई फिजिकल मेथड के. मींस इट इज irreversible बाय फिजिकल मेथड. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है केमिकल रिएक्शन की. जैसे कि अगर हमने इस चीज को आप ऐसे समझो, जैसे अगर हमने दूध का दही बना दिया तो वी कैन नॉट कन्वर्ट कर्ड अगेन इनटू मिल्क. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू टीच इज केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स मींस बेसिकली क्या क्या चीजें हमें केमिकल रिएक्शन में मिलती हैं. बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट, सबसे पहला जो चीज देखेंगे चेंज इन स्टेट. अगर कोई हम जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि आइस, मेरे पास पानी है, वाटर को मैंने फ्रीजर में रखा और वो बन गया आइस, और उसके बाद वापस मैंने बाहर निकाला तो वो बन गया वाटर. मींस अगेन एंड अगेन वी कैन गो थ्रू दिस प्रोसेस, वाटर टू आइस, आइस टू वाटर. अब आप क्लियरली देख सकते हो वाटर जो यहाँ पर है वो लिक्विड फॉर्म में, इट इज लिक्विड फॉर्म. उसके बाद हमने फ्रीजर में रखा, इट कन्वर्टेड इनटू आइस, यहाँ पर ये बन गया सॉलिड फॉर्म में, और इसके बाद अगेन वाटर, दिस इज लिक्विड. So clearly you can see the states are changing, liquid to solid, solid to liquid. Next is change in temperature. Clearly understood है, आप यहाँ पर देख रहे हो. इसी एग्जांपल से मैं बता देता हूँ. वाटर जो यहाँ पे होगा, मान लो जैसे कि अभी जैसे आजकल का जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, ये यहाँ पर वाटर आ जाएगा. और जैसे हम फ्रीजर में रख रहे हैं तो फ्रीजर का हमें पता है वो माइनस डिग्रीज में है, -2 डिग्री है या -4 डिग्री है. और फिर अगेन अगर हम इसका वाटर बनाते हैं तो वापस हम इसको 40 डिग्री के टेम्परेचर में यानी बाहर खुले ओपन एरिया में रखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा वाटर के अंदर. तो क्लियरली यू कैन सी द चेंज इन टेम्परेचर इज टेकिंग प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन. थर्ड आता है इसका चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी चेंज इन कलर. चेंज इन कलर का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं. जैसे कि मान लो एप्पल है अपने पास, और एप्पल को अगर हमने छील लिया ऊपर से, थोड़ा सा उसको ऊपर से हमने उसका छिलका छील के उसको रख दिया, जैसे ही आप उसको ओपन ऑक्सीजन में रखोगे तो क्या होता है वहां पर ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस. ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि हम देखेंगे 10-15 मिनट बाद में जो हमने एप्पल छिल के रखा है जो व्हाइटिश कलर का दिख रहा था, 10-15 मिनट बाद में उसका कलर बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा, बिल्कुल ब्राउनिश हो जाएगा. वहां पर क्या हो रहा है, चेंज इन कलर. आप देख रहे हो क्लियरली, वहां पर देख रहे हो कि पहले वो व्हाइट कलर का था और बाद के अंदर वो क्या हो गया, बिल्कुल रेडिश ब्राउन कलर का हो गया, व्हाइट से रेडिश ब्राउन. तो यहाँ पे मैं सिर्फ लिख रहा हूँ एप्पल. तो एप्पल से आप देखोगे, आप समझ जाओगे इसे एग्जांपल, ठीक है. और लास्ट आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस. मतलब केमिकल रिएक्शन ऐसी भी होती है जिसके अंदर गैस लास्ट में एंड प्रोडक्ट में निकलता है. जैसे कि बेसिकली इसके अंदर मैं एग्जांपल देना चाहूँगा. जैसे आपने ना वो देखा होगा क्विक लाइन, जैसे कि जो अपना जब हम सफेदी करते हैं अपने घर पे तो हम चूना लेके आते हैं, जैसे ही हम उसके अंदर पानी को ऐड करते हैं तो थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि उसके अंदर बबल्स निकल रहे हैं और गरम सी हवा से निकल रही है. दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस वहां पे, ठीक है. तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्विक लाइन.
स्ट्रिक्ट लाइन जो कि अपना चुनने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे द मोमेंट यू ऐड वाटर इनटू दैट, यू विल सी द हीट इज इवॉल्व्ड, heat is released after adding water into it. So I hope, so these are the four types of chemical reaction involvement, four things. I hope this is clear. ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस इन आवर डेली लाइफ, मतलब बेसिकली जो हम केमिकल रिएक्शंस देखते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, उनके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली आप देख रहे हो सबसे पहले अपनी डेली लाइफ में आपने जो डेली के जो अपने दिनचर्या है उसके अंदर हम देख रहे हैं सबसे पहला है डाइजेशन। हमने खाना खाया, उसके बाद खाना एब्जॉर्ब हो रहा है, उसके बाद डाइजेस्ट हो रहा है, उसके बाद हमें एनर्जी मिल रही है, और लास्ट में एंड प्रोडक्ट वी आर एक्सक्रीटिंग द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। दूसरा है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है? जैसे हमने खाना खाया, आधा घंटा या 45 मिनट्स बाद हमें उससे एनर्जी मिल रही है, दैट इज रेस्पिरेशन। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो कि हम डेली अपनी लाइफ में हम देखते हैं। डेली आप देख रहे हो अपने घर के अंदर दूध से हम दही जमा रहे हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इज अ केमिकल रिएक्शन। मतलब ये डेली अपनी डेली लाइफ के अंदर जो आ रही है वो चीजें हैं, ठीक है। आप देख रहे हो दही हमने लिया ल्यूकवार्म, रात में मम्मी ने थोड़ा गुनगुना करके और उसके ऊपर लास्ट में ऐड किया थोड़ा सा चावल, और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वी आर सीइंग कि दही हमें पूरा कर्ड बिल्कुल फ्रेश कर्ड मिलता है नेक्स्ट मॉर्निंग। व्हाट इज दैट इज केमिकल रिएक्शन। फोर्थ है, जैसे कि आप देखते हो बरसात के मौसम में जैसे लोहे पे जंग लगता है, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या है, जैसे लोहा है, ठीक है, आयरन का बेसिकली केमिकल फॉर्मूला आपको पता है कि Fe होता है। Fe को जैसे ही मैं एक्सपोज करूंगा किसके अंदर, मॉइस्चर, ठीक है, वाटर, बरसात के मौसम में पानी होगा और ऑक्सीजन होगी, ठीक है ना, तो देखेंगे लास्ट में इसका एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, रस्ट। रस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, जंग लगना। तो आप देख रहे हो बेसिकली कैसे अपने ये 4-5 एग्जांपल मैंने दिए जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, केमिकल रिएक्शंस अपने डेली लाइफ में जो हमारी डेली हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, मींस कोई भी केमिकल रिएक्शन में लिखी A + B गिविंग C, ठीक है। एक मैं एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे मैंने लिखा H2 + O2 व्हिच इज गिविंग H2। H2 क्या होता है ना, वाटर। पानी का अपना जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसको हम बोलते हैं मतलब H2 वाटर। अब ये क्या है, गैस, ये है गैस, और ये क्या मिला हमें, लिक्विड, ठीक है। ये एक्सटेंडेड फॉर्म है इसकी। तो जो भी चीज लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिल रही है, यानी A + B, जिन चीजों को हम ऐड कर रहे हैं, दीज आर टू सब्सटेंसेस व्हिच वी आर एडिंग, तो इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट तक बच्चों को समझ में नहीं आती कि रिएक्टेंट्स क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। और राइट हैंड साइड में जो हम लिखेंगे वो होता है प्रोडक्ट, यानी जो भी हमें राइट हैंड साइड पर मिल रहा है, जरूरी नहीं है कि एक ही हो, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे C + D + E भी हो, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं आपको, जैसे कि मैंने लिया कोक, कार्बन, ठीक है, प्लस O2, ठीक है, ये गैसेस फॉर्म है, ठीक है। इसका लास्ट प्रोडक्ट क्या होगा, CO2। हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, CO2 क्या है, अपनी गैस, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल हो गया रिएक्टेंट्स। यहाँ पर इसमें क्या हो गए, रिएक्टेंट्स R लिखा है उसके लिए, और CO2 क्या होगा ना, प्रोडक्ट। तो बेसिकली लास्ट में सीबीएसई में ज्यादातर कभी कभार ये वाला क्वेश्चन में बहुत बार आता है, बता रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल देके समझाना है, द थिंग्स व्हिच वी आर एडिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आर रिएक्टेंट्स, एंड थिंग्स व्हिच वी आर गेटिंग इन द न्यू सब्सटेंस दैट आर प्रोडक्ट्स, ठीक है। टॉपिक इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन मींस व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन बेसिक सा ये जो भी अपनी कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसके अंदर हम जिस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। यानी कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन बाय द सिंबल्स एंड देयर मेंशन ऑफ देयर स्टेट इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। मैं यहाँ पे इसकी पर डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आई होप इट विल बी क्लियर, ठीक है। सो केमिकल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेशन of a chemical reaction by the
यूजेज ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स किसके होंगे, एलिमेंट को, जो है एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे कि वाटर, हाइड्रोजन ले रहे हैं H2, ऑक्सीजन O2 एंड वाटर बन रहा है तो वाटर का H2O लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट बाय द मेंशन ऑफ देयर स्टेट, मेंशन ऑफ देयर स्टेट। अब जो मैं स्टेट लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे स्टेट का मतलब आपको समझना है थोड़ा सा। यहाँ पे स्टेट जैसे कि अगर मेरे को सॉलिड लिखना है, ठीक है, सॉलिड, तो सॉलिड को मैं रिप्रेजेंट करूंगा S से। अगर मेरे को लिक्विड लिखना है तो लिक्विड को मैं रिप्रेजेंट करूंगा L से। अगर मेरे को गैस करना है, गैस स्टेट है, तो गैस स्टेट में अगर है तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा इसको G से, ठीक है। और अगर एक और स्टेट आती है अपने पास, अगर जैसे मान लो किसी चीज को हमने वाटर में मिक्स कर रखा है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्वस, AQ यानी एक्वस स्टेट। ये वो स्टेट होती है जहां पे हमने कोई चीज, कोई पाउडर है तो पाउडर को हमें मिक्स करना है, तो वी आर इनिशियली ऐडिंग सम वाटर, उसके बाद हम उसको हिला रहे हैं जस्ट वी आर शेकिंग इट जस्ट कि वो पूरा मिक्स हो जाए। तो कोई अगर हमें कोई ऐसी चीज लेनी है जिसका कोई घोल लेना है तो हम वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं एक्वस स्टेट से, तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय AQ। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो कोई भी एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक केमिकल इक्वेशन का यूज करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन जैसे क्या हो गया, सपोज जैसे कि मैंने लिखा कि जैसे कि सपोज मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इज रिप्रेजेंटेड बाय Mg। मैग्नीशियम को अगर मैंने ऑक्सीजन में अगर ओपन एनवायरनमेंट में छोड़ दिया, ठीक है, सपोज आई एम एक्सपोजिंग मैग्नीशियम इन ऑक्सीजन इन द ओपन एनवायरनमेंट, तो क्या होगा यहाँ पे, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये जो इक्वेशन है, ये केमिकल रिएक्शन है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल्स, ठीक है। इट इज अ केमिकल इक्वेशन। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। बट यहां पे मैं इसकी स्टेट बताऊंगा कि कौन सी स्टेट में है। तो ऑक्सीजन किसमें होगा, गैसेस में, और बाकी सब सॉलिड के अंदर में। तो सॉलिड को रिप्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, वी विल रिप्रेजेंट लिक्विड और गैस और एक्वस स्टेट, ज्यादातर हम इसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया मेरा एक केमिकल इक्वेशन। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। इसके बाद अब आप देखो कि ये मैंने केमिकल इक्वेशन तो लिख दी, पर यहाँ पे अगर एक चीज अगर आप देखोगे इस केमिकल इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ पे O2 है और यहाँ पे O है सिंगल, दिस इज नॉट बैलेंस्ड। तो इसको मैं बैलेंस करूंगा, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। मैग्नीशियम के यहाँ पे कितने एटम्स हैं, यानी आगे कितने एटम्स लगे हुए हैं, यहाँ पे नहीं है कोई और यहाँ पे भी नहीं है, यानी कि सिंगल 1, और यहाँ पे O कितने हैं 2। अगर मैं राइट हैंड साइड पे यहाँ पे O कितने हैं 1 और यहाँ पे कितने हैं 1, अगर राइट हैंड साइड पे मैं पूरे इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऊपर 2 लगा देता हूँ, यानी कि मैग्नीशियम के कितने हो गए 2, ठीक है, यहाँ पर 2 हो गए, और ऑक्सीजन के कितने हैं 2, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के कितने हैं 2। बट अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा, नाउ दिस इज बैलेंस्ड, आई विल राइट दिस एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड। So next we are going to start is how to balance a chemical equation। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास के अंदर। आप देखोगे ज़्यादातर 3 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझना है इसको, ठीक है। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी है यहाँ पर ये, ठीक है। अब इसको मेरे को बैलेंस करना है। अब आप देखोगे Fe यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यानी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज 1, राइट हैंड साइड इज 1। बट अगर यहाँ पर देख रहे हो आप O, अब O का यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स है 1 और O का राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम्स है 4। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि दिस इज नॉट बैलेंस, सो वी विल बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे अपने रिएक्टेंट्स हैं उनको एक वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करना है, मींस आगे अल्फाबेट्स लिखने हैं, ठीक है, A B C D, यानी जितने भी सब्सटेंसेस केमिकल इक्वेशन में ऐड हो रहे हैं उनको एक नंबर दे दो A B C D, ठीक है। आप बेसिकली आपको सिर्फ ABCD से रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं उनको आप नीचे लिखो। जैसे पहला एलिमेंट मैं लिख रहा हूँ Fe, उसके बाद H हाइड्रोजन, इसके बाद O और राइट हैंड साइड पे भी वही है Fe H और O, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं रिएक्शन में, आप इक्वेशन में देख रहे हो 3 है, Fe हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ से स्टार्ट करेंगे Fe,
Fe कितना है 1 into a, तो 1 into a क्या हो जाएगा a। अब आगे यहाँ पे है नहीं है, तो अब जैसे ही हम लेफ्ट राइट हैंड साइड में जाएंगे एरो की इस तरफ आते हैं हमको यहाँ पे लगाना है इक्वल टू का निशान, ठीक है। वी विल यूज अ सिंबल ऑफ इक्वल टू। राइट हैंड साइड पे देखो Fe के कितने नंबर ऑफ एटम्स है 3 into c, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 3 into c, और ये Fe की इक्वेशन क्लोज हो गई। आगे कहीं अभी है नहीं, तो Fe की इक्वेशन क्या बन गई a is equal to 3c। नेक्स्ट वी विल कम ऑन h। h में देखेंगे आप नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे कितने हैं 2 into b, 2 into b, तो आई विल राइट 2b, और यहाँ पर है नहीं राइट साइड पे आएंगे, जैसे राइट साइड पे आएंगे वी विल रिप्रेजेंट इट विद इक्वल टू। राइट साइड पे मैंने देखा h यहाँ पे कितना है 2, तो 2 into d, ये क्या हो गया 2 into d, तो ये मेरी h की इक्वेशन क्या बन गई 2b is equal to 2d। अब मैं आऊंगा o पे, o देखा मैंने यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर o कितना है 1 into b, तो ये क्या हो गया b। राइट हैंड साइड पे जैसे मैं आऊंगा यहाँ पे मैं लगाऊंगा इक्वल टू। अब मैंने o देखा यहाँ पे, o कितना है 4 into c, यानी कि 4c, इसको क्लोज करूंगा, और तो वहीं पे o है नहीं, ठीक है। जैसे ही आपकी इक्वेशन बन गई तो आपका 90% जो काम है ये आपका डन हो चुका है यहाँ पे। इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, छोटा सा बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, देन यू विल हैव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या करना है नेक्स्ट स्टेप पे, किसी भी एक की वैल्यू आपको सपोज करनी है, जैसे मान लो आपने किसी भी एक की वैल्यू ले ली यहाँ पे 1, सपोज मैंने ले ली यहाँ पे c की वैल्यू मैंने ली 1, लेट c इज इक्वल टू 1। जैसे मैंने c की वैल्यू 1 ली तो a की वैल्यू मेरी कितनी हो गई 3 into 1, a इज इक्वल टू 3, ठीक है। a की वैल्यू मेरी आ चुकी है, ठीक है, c की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा, b की मेरे पास वैल्यू है नहीं यहाँ पे, d की वैल्यू मेरे पास है नहीं, तो मैं इस इक्वेशन में जाऊंगा क्योंकि मेरे पास c की वैल्यू है, तो c को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 into c। जैसे मैं c की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ पे मेरी b की वैल्यू कितनी होगी 4। अब मेरे पास c की है, a की है और b की है, d की वैल्यू निकालनी है, इस इक्वेशन में आप पुट कर दो। जैसे आप देखोगे 2 into b, b की वैल्यू कितनी होगी 4 इज इक्वल टू d, तो d की कितनी हो जाएगी जो मेरे को निकालनी है, तो यहाँ पर ये कितना हो गया 8 इज इक्वल टू 2d एंड d इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 दैट इज 4, तो मेरी वैल्यू क्या होगी 4। अब यहाँ पर मैंने चारों जो भी मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी a b c d, चारों की मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। लास्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ इन वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है। a की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू मैंने कर दी 3, उसके बाद b की वैल्यू मेरी कितनी है 4, तो मैं b को रिप्रेजेंट कर दूंगा 4, c की वैल्यू कितनी आ गई 1, c की वैल्यू आ गई 1, और d की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब आप देखोगे कि रेट मींस नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल ऑन द राइट हैंड साइड्स। देखो आप Fe का देखो, Fe कितना है 3, राइट हैंड साइड पे आओ, Fe 3 into 1 is 3, तो Fe is balanced, Fe बैलेंस हो गया। उसके बाद h पे आओ, h कितना हो गया 2 into 4, d मतलब 2 into 4 हो गया 8, तो h की वैल्यू कितनी हो गई 8। अब यहाँ पर आए 4 into 2 8, यानी मेरा h भी बैलेंस हो गया, ठीक है, और Fe भी मेरा बैलेंस हो गया। अब मैं आता हूँ o पे, o कितना हो गया 4, यानी 1 into 4 दैट इज 4, राइट साइड में आया 4, तो क्लियरली मैं देख रहा हूँ कि ये मेरी इक्वेशन जो है बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ आपको ताकि थोड़ा क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। BaCl2 plus H2SO4 gives rise to BaSO4 plus HCl, ठीक है, ये मेरी इक्वेशन है, ठीक है। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर Cl2 है, यानी Cl का कितना है 2, Cl के एटम्स कितने हैं 2, और राइट साइड पे देखो यहाँ पे Cl का एटम है 1, दिख रहा है कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है। दोबारा हम वही तरीका लगाएंगे, एक बार आप ट्राई करेंगे, वही अपना पहला स्टेप रिप्लेस कर दो वैल्यू से a b c एंड d। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो यहाँ पे, पहला क्या है ba, तो ba यहाँ पे है 1, तो 1 into a क्या हो गया a, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। वी विल यूज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 1 into c, यानी पहले ba की इक्वेशन बन गई a is equal to c। नाउ वी विल कम टू cl, cl क्या आ जाएगा 2 into a, यानी 2a, यहाँ पर नहीं है cl, राइट हैंड साइड पे आएंगे, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है, तो 1 into d,
ये इक्वेशन क्या होगी 2a इक्वल्स टू d। उसके बाद नेक्स्ट अपना एलिमेंट है h। h का क्या हो जाएगा 2 into b। ठीक है, इजीली दिख रहा है आपको 2 into b, 2 into b राइट हैंड साइड पे आया 1 into d। h की भी इक्वेशन मेरी बन चुकी है, यहाँ पे देखेगा आप। ठीक है, अब देखेंगे हम नेक्स्ट एलिमेंट का अपना क्या है s। s कितना है 1, तो 1 into b, 1 into b राइट हैंड साइड पे आया 1 into c। s बन गया, बहुत इजी है, दिख रहा है। अब लास्ट में चेक करेंगे o कितना है 4 into b, तो o कितना हो गया 4b, और यहाँ पर o कितना हो गया 4c। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो o तो वैसे भी पहले से दिख ही रहा है, पर फिर भी लिखना जरूरी है। तो नेक्स्ट है किसी भी एक की वैल्यू ले सकते हो आप यहाँ पर, किसी भी एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जरूरी नहीं है a को करो, c को करो, इसको कर दो, b को कर दो, d को, किसी को भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने मान लिया a की वैल्यू मैंने 1 ले ली, तो मेरी c की वैल्यू कितनी आ गई 1, a की वैल्यू 1 ली, अब इसमें लगाया मैंने, तो 2 into 1 क्या हो गया d, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 2, c की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, 3 की वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, और कितने मैंने एलिमेंट्स सब्स्टिट्यूट किए d, यानी अब मेरी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ बच गई d की। अब यहाँ पर ना आया d की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि 2b is equals to 2, 2 से 2 कैंसिल किया, b is equals to 1। तो आप क्लियरली देख रहे हो कि मेरे पास चारों वैल्यू आ गई है, तो मेरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आई विल क्लियरली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ABCD इन द केमिकल इक्वेशन। तो a की वैल्यू आई 1, c की वैल्यू आ गई मेरी 1, b की वैल्यू आ गई 1, और d की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 2। अब आप क्लियरली देखोगे आप कि अब ये केमिकल इक्वेशन दोनों तरफ से बैलेंस है। सीधा हमें सिर्फ Cl चेक कर लो, Cl कितना है 2 into 1 यानी 2, और यहाँ पे 2 into 1 बैलेंस है। H कितना हो गया 2, ठीक है, H कितना हो गया 2, 1 into 2 is 2। नाउ दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इस तरीके से आपको बोर्ड के अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बहुत ही इजी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा इसको सीरियसली लेना। लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अभी इसके अंदर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई देयर इज अ नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, कि हम बार-बार इसको बैलेंस क्यों कर रहे हैं, जरूरत क्या है, हम लोगों को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि जो हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि देखो, सबसे पहला जो अपनी जो थ्योरी थी वो थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि इस थ्योरी के अंदर ये बताया गया था कि मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यानी कि जो टोटल वेट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं उनके अंदर। ठीक है, तो इसका बेसिक जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में था वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। मैटर इज नाइदर बी, ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर, फिजिक्स के अंदर जो था ना, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो सेम है। मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सेम आपको यहाँ पर थ्योरी देखनी है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसका बेसिक सा जो मतलब वो ये है कि यानी कि जितने भी अपने रिएक्टेंट्स एलिमेंट्स ऑन द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द ऑन द एलिमेंट्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, यहाँ पे आप बेसिक इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है, एलिमेंट्स ऑन द रिएक्टेंट साइड should be equal to the weight mass of elements on the reactant side should be equal to the mass of elements on product side। ठीक है, तो ये थ्योरी है। मतलब जब भी आपको पूछा जाए कि व्हाई देयर इज अ नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, यानी हम लोगों को केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करना है, तो ये है अपनी बेसिक सी थ्योरी, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है
कि मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल इक्वेशन, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनका मास और जितने भी प्रोडक्ट है राइट हैंड साइड पे उनका मास बराबर रहेगा। 9th क्लास में फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वहाँ पे क्या था, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप देख रहे हो कहीं पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो रही है, कहीं काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रही है, पर वो जो ओवरऑल टोटल एनर्जी आ रही थी वो बैलेंस रहती है। ठीक है, बेसिक्स आप अंडरस्टैंड करना। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है।